नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 मई की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है किक करके जाने के लिए, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है 20 लाख गायब होने ईवीएम का मामला। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में 20 लाख ईवीएम गायब होने का बड़ा मामला पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित कर लिया और जल्द ही बड़ा फैसला सुनाने वाला है। दरअसल हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 लाख ईवीएम गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर में इस संबंध की एक जनहित याचिका जिस पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। दरअसल जनहित में कहा गया है कि ईवीएम मशीनें गायब होने के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फौजदारी यानी कि आपराधिकरण प्रकरण दर्ज किया जाए, साथ ही ईवीएम की राशि वसूली जाए और पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराई जाए। इस संबंध में 22 मई को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट उमेश बोहर ने कई अहम दस्तावेजों के साथ जनहित पेश की थी। उमेश बोहर ने इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 14 लोगों को पार्टी बनाया है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर ग्वालियर, कलेक्टर मुरैना, कलेक्टर भिंड, कलेक्टर गुना को भी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि गायब हुई ईवीएम का उपयोग देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ग्वालियर संभाल में लोकसभा चुनाव में किया गया है। बहरहाल अब ईवीएम की जनहित याचिका पर सुनवाई हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट कभी अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहा था। इसके लिए हाई कोर्ट से मांग की गई थी कि डाटा उपलब्ध कराने के लिए वो संबंधित संस्थाओं को आदेश दें। इसी क्रम में मिले डाटा में यह जानकारी सामने आई है कि ईवीएम निर्माताओं ने जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की, उसमें से 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं पहुंची है, जिसके बाद मामला यह ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंचा और अब सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया और जल्द ही इसकी सुनवाई होने वाली। लेकिन जिस तरीके से 20 लाख ईवीएम गायब होने का मुद्दा हाई कोर्ट में आज पहुंचा है, लेकिन विपक्षी दल अभी से न जाने क्या कर रहे थे, क्योंकि सवाल अब विपक्षी दलों पर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू एकजुट होने की बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से करारी हार हुई उसके बाद आत्ममंथन करने के बावजूद भी ईवीएम को लेकर किसी भी तरीके से सचेत नहीं दिख रहे हैं। और यही कारण है कि 20 लाख ईवीएम गायब होने के बाद एक सामान्य आदमी इस पे अर्जी डालता है, तब जाके सुनवाई होती है। लेकिन अपोजिशन का जो काम है, अपोजिशन अपना काम करता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि अब हाई कोर्ट में मामला सुरक्षित, अब देखने की बात होती है फैसला क्या आता है। तरीके से 20 लाख ईवीएम गायब हुए हैं, जनता के मन में पूरी तरीके से शंका बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर आप मानते हैं कि 20 लाख ईवीएम की सुनवाई और फैसला हाई कोर्ट को पॉजिटिव करना चाहिए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। और अगर हाँ आप मानते हैं कि इसमें साफ साफ विपक्ष की कमी है, 20 लाख ईवीएम गायब होने का मुद्दा अगर उन्होंने नहीं उठाया, अगर आप ऐसा मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, वो है जनसंख्या विस्फोट पर बाबा रामदेव की टिप्पणी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर उनकी जनसंख्या संबंधी टिप्पणी को लेकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि रामदेव के बयानों पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने रविवार को कहा था कि देश की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने तीसरी संतान को मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों से वंचित करने का सुझाव भी दिया था। और यही कारण है कि बाबा रामदेव के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए बताया था और उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव के ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों पर बेवजह ध्यान क्यों दिया जाता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो योग कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए अपना मताधिकार खो देंगे क्योंकि वो तीसरी संतान है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में ओवैसी हैदराबाद संसदीय सीट पर एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। इससे पहले रामदेव रविवार को कहा था कि भारत ने अपने जनसंख्या विस्फोट से निपटने की तैयारी नहीं है। हरिद्वार में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था, देश की आबादी को 150 करोड़ से अधिक नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी थी कि यह तभी संभव है जब हम तीसरी संतान या फिर उसके बाद वाली संतानों का मताधिकार से वंचित करने वाला कानून लागू करेंगे। ऐसे बच्चों को चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया था और साफ साफ बाबा रामदेव पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ साफ ये चेताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी संतान है। अगर बाबा रामदेव कहते हैं तो तीसरी संतान मोदी जी के भी अधिकार को खत्म कर देना चाहिए। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकल के आ रही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का काला घोरक धंधा देखने को मिल रहा है और 50 से 60 करोड़ रुपए पर विधायकों को खरीदने की बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बेहद खराब प्रदर्शन के बाद राज्य में सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने के अटकलों के बीच जहां बीजेपी ने इसे किनारा कर लिया है, वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को सावधान करने को कहा है। इस बीच एक बीएसपी विधायक ने बीजेपी पर 50 से 60 करोड़ रुपए का
लालच देने का बड़ा आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दे रही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की विधायक रमाबाई ने कहा है कि बीजेपी सभी को ऑफर दे रही है, जो बेवकूफ होगा वह इनकी झांसे में आएगा। मेरे पास भी फोन आते थे, मुझे मंत्री पद के साथ साथ 50 से 60 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया जा रहा है। वे बीजेपी ऐसे ऑफर सभी को दे रही है। बीएसपी के सदन में 2 विधायक हैं, इस वक्त कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य में सरकार में तोड़फोड़ करना चाह रही थी। कमलनाथ ने सभी मंत्रियों से 2 टूक कहा है कि हमें विपक्ष की साजिशों को नाकाम करना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के बिखराव की खबरों का खंडन करें और एकजुटता दिखाएं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा अगली सरकार बनाए जाने की अटकलों का खंडन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी किसी प्रकार की तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती है, हमेशा नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंतर्विरोध और जिन्होंने उनको समर्थन दिया है उन्हीं के कुछ कारणों से कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी। कांग्रेस ने बीएसपी के 2 विधायक एसपी और 1 विधायक के 4 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब 10 विधायकों को खरीदने की मध्य प्रदेश में कोशिश कर रही है और उनको 50 से 60 करोड़ का ऑफर भी दे रही है, मंत्री पद का लालच भी दे रही है। हालांकि देखने की बात होती है कि कांग्रेस के कितने विधायक टूटते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक टूट नहीं रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती कानूनी रूप से उनको डरा धमका कर अपनी तरफ लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म करके अपनी सत्ता को पाना चाहती है। क्योंकि अगर किसी पार्टी को जनादेश मिला है, जनता उसको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, तो सरकार उसी को बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोकतंत्र खत्म करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हार की असल वजह तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंटों के साथ बैठक की है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कारण तलाश रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भी पराजित प्रत्याशियों और उनके पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि अखिलेश ने पिछले कई दिनों से जारी सिलसिले में आज भी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी रहे नेताओं और उनके पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के नतीजों को लेकर चौधरी ने बताया है कि अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में मिली पराजय से मायूस होने के बजाय जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएं और 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। इस सवाल पर कि चुनाव में मिली पराजय के बाद एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव से अखिलेश की कोई बातचीत हुई है, चौधरी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ गठबंधन को लेकर हुए नफे नुकसान के बारे में कोई चर्चा होने के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि बीएसपी और आरएलडी में गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में उत्तरी समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। उसका वोट परसेंट 2014 के मुकाबले 5% घट गया है। उसे 2014 की तरह कुल 5 सीटें मिल सकी है, मगर कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद की अपनी गढ़ वाली सीटें गंवानी पड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पूरी तरीके से 2022 की चुनाव की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। साथ ही ईवीएम को लेकर कुछ विपक्षी दलों से बात भी किए हैं। हालांकि देखने की बात होती है कि 1 जून की जो बड़ी बातें निकल के आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या एकजुट हो पाते हैं सारे विपक्षी दल ईवीएम को लेकर। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रांची से रिम्स में भर्ती लालू यादव ने डॉक्टरों की बातें मान ली है और भोजन भी लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले के 3 मामले में 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा पाने के बाद यहाँ बिरसा मुंडा जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट तक खारिज हो चुकी है। अब तक उनको 4 मामलों में सजा हो चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के मामले पर सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भोजन लेना शुरू कर दिया है। 23 मई को आम चुनाव के नतीजे आने के बाद 24 और 25 मई को उन्होंने मध्याह्न में भोजन नहीं किया, लेकिन डॉक्टरों के समझाने पर रविवार को दोबारा सामान्य भोजन ले रहे हैं। न्यायिक हिरासत में रिम्स में भर्ती लालू यादव की चिकित्सक की टीम के प्रमुख डॉक्टर उमेश प्रसाद यादव ने ये जानकारी दी है। उन्हें बताया है कि 24 और 25 मई को लालू ने मध्याह्न में भोजन नहीं किया है, लेकिन अब उन्हें समझाया गया है कि दवाइयां लेने के लिए भोजन जरूरी है और रविवार से सामान्य भोजन ले रहे हैं। लालू को अपने वार्ड में अत्यधिक बेचैनी देखा गया है और उन्हें नींद न आने की भी शिकायत थी। डॉक्टरों के अनुसार अब कुछ सामान्य है, वो अपना भोजन और दवा ले रहे हैं और उनके स्वास्थ्य भी ठीक है। लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले के मामले में 14 वर्ष के सशस्त्र कारावास की सजा पाने से यहाँ बेहद बिरसा मुंडा जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट तक से खारिज हो चुकी है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में चारा घोटाले के मामले में उन्हें भी सजा हो चुकी है, लेकिन इस मामले में उन्हें बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लालू की पार्टी आरजेडी को इस बार से आम चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी का बिहार के साथ झारखंड में बेहद खराब प्रदर्शन रहा।
बिहार में लालू की पार्टी महागठबंधन को 40 में से सिर्फ 1 सीटें मिली, वो भी कांग्रेस ने जीती है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार में लालू यादव की तबीयत खराब होने के साथ पार्टी की भी हालत खराब दिख रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर पूरी जिम्मेदारी है और वो पार्टी को किस तरीके से वापस लेके आते हैं ये देखने की बात होती है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही 20 लाख जो ईवीएम गायब हुए हैं इसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या विपक्षी दलों को भी आवाज इसके बारे में उठानी चाहिए थी या फिर नहीं? अगर आप मानते हैं उठानी चाहिए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।